आ गए ना। तो कलचुरी वंश में यहाँ अंतर्जातीय विवाह प्रथा था और सामूहिक बोझ प्रथा प्रचलित था। आर्थिक स्थिति यहाँ का सभी संपन्न लोग थे, मजबूत थे। उसी तरह यहाँ आर्थिक स्थिति धान का कटोरा कहा जाता था। ते कलचुरी वंश कौन है? हिस्ट्री, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में लिखे हैं कि ये जो गोंड राजा के परिवार थे, और गोंड के समाज के लोग ही 18 राजाओं में राज किए, ऐसा कहकर प्रमाणित के साथ, मतलब कलचुरी वंश के बारे में प्रमाणित किया गया है। कलचुरी वंश में महिलाओं का स्थान उच्च स्थान था। इस तरह कलचुरी वंश में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ स्थानीय प्रशासन नियुक्त हुआ करता था। स्थानीय प्रशासन नियुक्त का मतलब गांव के लोग ही, जितने समुदाय के लोग रहते थे, सभी अपना अपना प्रतिनिधि देते थे। वही लोग, कहीं पे कुछ न्याय वगैरह होता था वही लोग करते थे, और उसके बाद को समर्थन कलचुरी वंश के राजा लोग करते थे। उसी समय एक घटना घटी। कल्पनाथ राय साय के ज़माने तक छत्तीसगढ़ में एकदम स्वतंत्र राज चला है। 1672 तक मतलब 672 साल एकदम शांत इलाका। यहाँ के व्यवस्था को देखने के लिए अन्य जगह के राजाओं लोग आते थे कि कैसा यहाँ व्यवस्था है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होता, ऐसे कहकर, और यहाँ शांत मजा से सब धन संपदा से भरपूर है। इस तरह साथियों, उसी कलचुरी वंश के बारे में 1672 में ही पवित्र दास, गुरु घासीदास के परिवार पवित्र दास के नाम पे जिक्र आता है। कलचुरी वंश में पवित्र दास नाम के आदमी श्यामराज चतुर्वेदी जो लिखे हैं अपने छत्तीसगढ़ के खोज में कि गुरु घासीदास जी के पूर्वज एवं समाज काफ़ी संपन्न लोग थे, जो गांव के अन्य लोगों को उधार बाढ़ी देते थे और नौकर चाकर रखते थे। 1672 का बाद में पवित्र दास राज के, मतलब गुरु घासीदास के वंशज थे, गुरु घासीदास जी के वंशज थे। इसी तरह हीरालाल शुक्ला भी लिखे हैं अपने छत्तीसगढ़ संघर्ष समन्वय में कि गुरु घासी सबसे पहले यहाँ के बड़े जमींदारों में कुर्मी, साहू, सतनामी, कंवर, गोंड इत्यादि जाति प्रमुख रूप से बहुत बड़े बड़े मालगुजार थे। ऐसे कहकर उन्होंने, हीरालाल शुक्ला ने भी अपने बुक में लिखे हैं। इस तरह कई जगह के आकलन से पता चलता है कि हम यहाँ काफ़ी संपन्न लोग थे। हम काफ़ी, क्योंकि बसाने वाले लोग जहाँ पे बसे हैं वहाँ पे बड़ा एकड़ ज़मीन घेरेंगे और संपन्न तो रहेंगे। तो साथियों, इस तरह से बात लेखकों ने हमारे बारे में कुछ लिखे हैं, जिसमें बहुत जगहों का राजा और बहुत बड़े मालगुजार गोंड समाज के लोग थे। गोंड समाज के बाद कंवर समाज के लोग थे, और फिर यादव भी थे। इस तरह से अलग अलग तो नहीं दर्शाया है। 6713 गांव था उस टाइम, तो 6713 गांव में लेखकों ने किस समाज का कितना था उसको नहीं दर्शाया है, और इनमें आंकड़ा का विभाजन कर दिया है। इस तरह साथियों, हम संपन्न लोग थे, शांत वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी 1741 में, जब 1735 में राज सिंह का मृत्यु हुआ। और राज सिंह का मृत्यु के बाद में मोहन सिंह उसका लड़का था। मोहन सिंह राजा नहीं बन पाया, नाबालिग होकर रहा होगा, तो उसका चाचा रघुनाथ सिंह यहाँ का राजा बन गया, छत्तीसगढ़ का। तो ये जो मोहन सिंह उसका भतीजा राज सिंह का पुत्र को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने, उसका मन में बड़ा घृणा उत्पन्न हो गया। और जहाँ पेशवा के राजा, सुने होंगे नाम,
मराठा में यहाँ मराठा पेशवा भोसला शासन करते थे, उनसे जाकर मिल गए, और फिर यहाँ के कलचुरी वंश को पूरा विवरण उन्होंने जाके बता दिया कि यहाँ उनके पास इतना सेना है, इनके पास उतने सेना है, ये दरवाज़ा है, यहाँ से घुसना है। पूरा विवरण जाके मोहन सिंह ने वहाँ जाके बता दिया। फिर 1741 में भास्कर जो सेनापति थे, वो जो नागपुर राजा का, उन्होंने फिर सेना लेकर छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया और यहाँ के कलचुरी वंश का पतन हो गया। रघुनाथ सिंह हार गए और कलचुरी वंश यहाँ मतलब पतन हो गया कुछ समय के लिए, क्योंकि मोहन सिंह ने गद्दारी किया था। तो मोहन सिंह को 1741 से लेकर 1758 तक यहाँ का राजा बना दिया गया, यहाँ का कार्य प्रतिनिधि बना दिया और ये उतने दिन तक यहाँ का शासन को देखते रहे। 1758 के बाद में मोहन सिंह को हटा दिया और सबसे पहले बिम्बाजी भोसले को यहाँ का राजा बना दिया। बिम्बाजी भोसले को राजा बनाया। बिम्बाजी भोसले ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वर्ण व्यवस्था का थोड़ा थोड़ा शुरू किया, बाकी उन्होंने कड़ाई से लागू नहीं किया। 1787 में बिम्बाजी भोसले हटा और वहाँ से ब्योंकाजी भोसले यहाँ का राजपाट संभाला 1787 में। उसी टाइम गुरु घासीदास जी का जन्म 20 साल रहा होगा, 1756 यदि मानते हैं तो साथियों, इस तरह जो 1787 में जब ब्योंकाजी भोसला यहाँ का राजा बना तो यहाँ सूबेदार व्यवस्था उन्होंने लागू किया। सूबेदार व्यवस्था क्या है कि किसी के जमीन को किसी को बेच दो, किसी के जमीन को किसी को दे दो साथियों। और मनुस्मृति का जो बात है, मनुस्मृति का बात उन्होंने सबसे पहले इतिहास का लिखा है। हीरालाल शुक्ला जी अपने 22 नंबर पेज में लिखे हैं कि यहाँ के रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, धोबी, लोहार, बेगारी इत्यादि जाति को उन्होंने दास घोषित किया और बाकी जाति को शूद्र घोषित किया। और फिर दास का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि दास एक बिक्री करने वाला, जिस तरह बाजार में भैंसा गरुआ होता है, भैंसा वगैरह बाजार में, उसी टाइप का बिक्री कर सकते थे, दिन रात मेहनत करवाते थे। और दास के, और इनको ऐसा वाद सिखाया गया ब्राह्मणवाद के द्वारा कि भाई आपका जन्म ही ईश्वर के कृपा से आपको दास में हुआ है और इसलिए आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा साथियों। और इनके पास और शूद्र के लिए भी नियम बना, दोनों का नियम समान था। 2-1 नियम ज़्यादा दास लोगों के लिए ज़्यादा नियम था। तो इस तरह साथियों, जब शूद्र का नियम लागू हुआ तो मनुस्मृति में लिखा है शूद्रों के लिए क्या नियम था। शूद्रों के लिए जो 10 नियम बनाया गया, पहला नियम है कि शूद्रों और दास को किसी भी पद में नहीं रखना चाहिए, अर्थात किसी भी नौकरी में नहीं रखना चाहिए। शूद्रों को किसी तरह का संपत्ति नहीं रखना चाहिए, दासों को संपत्ति रखना नहीं चाहिए। इस तरह से शूद्रों को, इस तरह से उन्होंने 10 नियम बनाए। सभी नियम को बताने में टाइम लगेगा, तो आप लोग कहीं जगह शूद्रों के नियम के बारे में यदि जानना चाहेंगे या मेरे से भी जब पूर्व जैसे होगा तो मैं मेरे पास यदि बता देना उचित समझ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ।
तो साथियों, इस तरह से जब मैं 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा दिख रहा था, शूद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा जाए। शूद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा जाए। शूद्र अपवित्र है, अतः उनके उपस्थिति में कोई पवित्र काम न किया जाए। अन्य वर्ण की भांति शूद्रों को सम्मान न किया जाए। शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसकी हत्या कोई भी बिना दंड के कर सकता है। शूद्र के जीवन व्यर्थ है, उसका हत्या कोई भी बिना दंड के कर सकता है। शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, न करवाना चाहिए। मतलब शिक्षा के लिए प्रतिबंध किया गया। शूद्रों को कोई संपत्ति नहीं रखना चाहिए। मनु आज जब चाहे था, ब्राह्मण क्षत्रिय जब चाहे उसके संपत्ति को ले सकता है। राज्य में कोई पद नहीं देना चाहिए, पहले बोला हूँ। शूद्रों को जन्म से उच्च वर्गों की सेवा करना है, इसी में उनका मुक्ति है। शूद्रों को जन्म से उच्च वर्गों की सेवा करना, इसी में उनकी मुक्ति है। शूद्र स्त्री को उच्च वर्ण के लोग सहवास के लिए रख सकते हैं। यदि शूद्र वर्ण के लोग सवर्ण स्त्री को स्पर्श कर दे तो उसकी मृत्यु दंड देना चाहिए। शूद्र दास है, उसे हमेशा दास बनाकर रखना चाहिए। इसी तरह दासों के नियम के बारे में, दास का विकास, ये जो यहाँ मनुवाद व्यवस्था जब शुरू हुआ तभी से दास व्यवस्था लागू शुरू हुआ है। दास वैदिक संस्कृति जब चालू हुई तभी से यहाँ दास प्रथा शुरू हुआ है। दासों को बेचा खरीदा जा सकता है। दासों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, बल्कि उनकी अर्जित संपत्ति को मालिक द्वारा कभी भी लिया जा सकता है। दास वर्ण व्यवस्था को छोड़कर नीचे स्थान पर दास को स्थान मिलना चाहिए। चारों वर्ण में क्रम में दासता की अनुमति नहीं है, ऐसे करके नारद स्मृति में लिखा है। अर्थात ब्राह्मण कभी भी दास नहीं बन सकता। ब्राह्मण कभी भी दास नहीं बन सकता। क्षत्रिय भले ही बन सकता है, बनिया बन सकता है, और शूद्र तो दास ही है। शूद्र और दास, इस तरह से साथियों उन्होंने नियम बनाया। और इसके बाद यही 1787 में महितपाल दिनकर यहाँ का सूबेदार हुआ। राजा के बाद यहाँ का मंत्री, बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री बोला जाए तो सूबेदार में महितपाल दिनकर यहाँ का राजा हुआ, प्रतिनिधि हुआ सूबेदार का। और फिर यहाँ से एक तरफ से जमीन को हड़पना शुरू किया। जमीन को देखा गया कि किसके पास ज़्यादा जमीन है, किसके कौन ज़्यादा खेती करता है, तो उसको तुरंत जाके मतलब दूसरे को बोल देता था। उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता था, सूचना कि कल से आप राजा नहीं हैं, ये कल से आप जमींदार नहीं हैं, कल के आपको दूसरे जगह यहाँ पे आ रहा है। अमुक ब्राह्मण यहाँ आएगा और यहाँ का मालगुजारी करेगा। ऐसे कहकर इस तरह साथियों उन्होंने व्यवस्था किया। और व्यवस्था करने के बाद में यहाँ के दलित शोषित के मालगुजारी को उन्होंने लूटना शुरू किया। और जब दलित को लोगों को लूटता था, जिसमें एससी मतलब SC ST जो आज दलित कहते हैं, तो इनका जमीन लूटता था, तो इनको 12 हाथ का लंबा जमीन बाहर में दिया जाता था। गांव के बाहर में 12 हाथ का लंबा जमीन और 7 हाथ का चौड़ा जमीन, उसमें नहीं नियम लगाया था कि इसमें आप पक्का इसको नहीं बना सकते, इसमें आप खपरा नहीं छा सकते। इस तरह से उन्होंने नियम बनाया और गांव के बाहर में बसाना शुरू किया। तो साथियों इस तरह से गुरु घासीदास जी का उम्र 21 साल था। गुरु घासीदास सब बारों को देख रहा था। इसके बाद में इन्होंने लगातार व्यवस्था को लागू किया और लूटते लूटते ऐसा स्थिति आया छत्तीसगढ़ में कि एकदम गरीबी का आलम होना शुरू हो गया। और यहाँ बहुत सी जगह, 1/4 जगह में छत्तीसगढ़ के केवल महाराष्ट्र के ब्राह्मण आ गए। 1/4 जगह में बिलासपुर जिला और बिलासपुर और रायपुर जिला में उस टाइम 2 जिला हुआ करता था, उसमें 1/4 से ज़्यादा में वो लोग मालगुजार बन गए। कई के गांव का मालिक बन गए, संपत्ति में कई के गांव का मालिक बन गए। और दलितों
बाकी ये जो मालिक बने तो उसमें ग्रांट ने लिखा है CX, इसमें उन्होंने लिखा है अंग्रेज लेखक ने कि ये जो जितने भी आए हैं सवर्ण लोग, जिसको ब्राह्मण ठाकुर बोला जाता है, ये सभी दलितों के जमीन को बेदखल करके यहाँ के राजा मालगुजार बन गए हैं। ऐसे कहकर ग्रांट लेखक ने अच्छा से मतलब उसको तैयार करके रायपुर और बिलासपुर जिला के बारे में लिखा है कि जो दलितों के ज़मीन थे और शोषितों के ज़मीन थे उसको हटाकर सूबेदार व्यवस्था में यहाँ का ये लोग मालगुजार बन गए, उनको हटाकर। इस तरह से साथियों जो अंग्रेज लेखकों ने हीरालाल शुक्ला जी ने 257 जगह का खोज किया था, जिसमें 40-50 लोग 40 से 50 के बीच में अंग्रेज लेखक ने गुरु घासीदास जी के बारे में लिखा, छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने अपने लिखा बात। 1787 के बाद में लगातार ऐसा व्यवस्था चलता रहा और फिर 1806 में इस महितपाल दिनकर के जगह में केशव गोविंद यहाँ का सूबेदार बना। राजा वही था, केशव गोविंद यहाँ का सूबेदार बना। तो केशव गोविंद ने तो ये व्यवस्था लागू किया ही, और दूसरा में डकैत दल को निमंत्रण किया, डकैत दल को उन्होंने बुलवाया। किसका डकैत दल को, जिसको पेंडारी कहते हैं। पेंडारी ग्वालियर के राजा सिंधिया लोगों ने पेंडारी एक संस्था बनाया था, जिसका काम लूटपाट करना, डकैती करना था। उसी तरह होलकर के वंशज इंदौर वाले भी बनाए थे, नीमच वाले भी बनाए थे। तो सभी को इस केशव गोविंद सिंह ने 1806 में छत्तीसगढ़ में बुला लिया। इनका अत्याचार इतना ज़्यादा लिखे हैं अंग्रेज लेखक लोग ने कि गांव के गांव मतलब ये लोग जाते थे, कुंवार के महीना में आते थे, और जैसे भी कोई धान वगैरह रहता था उसको उठा के ले जाते थे। ऐसे कहकर उन्होंने अत्याचार, इनके पास एक पार्टी के पास 350 से लेकर 500 तक घोड़ा हुआ करता था। अंग्रेज लेखक जेकिंस ने लिखा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा घोड़ा हुआ करता था। एक घोड़ा में 2 आदमी बैठते थे और गांव में जाके घेरा डाल के जो भी संपत्ति मिलता था उसको लूट के ले जाते थे। ऐसे कहकर 1100 घोड़ा तीनों पार्टी के पास था, जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। ऐसा गुरु घासीदास देख रहे थे। गुरु घासीदास जी ने जगह जगह में 1787 के बाद में ही गुरु घासीदास जी ने 21 साल के उम्र से ही गांव-गांव में इस व्यवस्था के बारे में बताते थे, समझाते थे कि अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। बाकी उनके पास इतना जन समर्थन नहीं था। बाकी 1806 से 6 तक तो उनका बहुत जन समर्थन हो गया था, जन समर्थन में हो गया था। और जन समर्थन में होने के बाद में साथियों ये जो पेंडारी था उसको उन्होंने भगाने का काम किया, जो गुरु घासीदास के अनुयायी ही ने 1812 में ही पेंडारी को यहाँ से भगा दिया गया। तो साथियों इस तरह इनका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। इस मराठा शासन अर्थात पेशवा शासन का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में यही था कि न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं था। न्याय नाम का कोई चीज़ नहीं था। यदि कोई सवर्ण का हत्या कर देता तो उनको मृत्युदंड होता था, और बाकी इधर SC ST OBC आज के शब्द में कहा जाए इसका होता था, अर्थात शूद्र अति शूद्र का हत्या होने पे किसी तरह का कोई दंड नहीं होता था, किसी तरह का कोई दंड नहीं होता था, उनको कोई दंड नहीं होता था। ये उनका प्रशासनिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या था, इसीलिए साथियों मैं एक बात बता दूं कि गुरु बालक दास जी का हत्या या शहीद जो 1860 में हुए तो उसका FIR दर्जा 1860 तक नहीं हुआ था, क्योंकि यही नियम था। प्रशासनिक व्यवस्था यही था। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद में सामाजिक व्यवस्था इसका क्या था। सामाजिक व्यवस्था क्या था, तो सामाजिक व्यवस्था में इस जो
शूद्र अति शूद्र जिसको कहा जाए, आज के परिभाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, तो सामाजिक व्यवस्था में इसको अंतिम स्थान पर रखा जाए। ये लोग के लिए गांव में पानी पीना मना किया गया, गांव के पानी नहीं पी सकते, जाओ के नदी नाला से पानी पिलाकर पीते थे। ये लोग गांव में छतरी पहन के नहीं चल सकते थे, चप्पल जूता पहन के नहीं सकते थे, इनके महिलाएं किसी तरह का गहना पहन नहीं सकते थे। और इवान ये भी नियम लागू किया गया कि ये लोग कोई भी मतलब पूरा शरीर में कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे कहकर। और सबसे बड़ा खतरनाक व्यवस्था, खोटी व्यवस्था इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में लागू किया गया। खोटी व्यवस्था क्या है? खोटी व्यवस्था वही है कि शादी के बाद में किसी भी इस वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति, पीछे वर्ग, शूद्र अति शूद्र के घर में किसी के यहाँ शादी हो तो सबसे पहले नवगोढ़ा जो बहू होगा इसी माल गुजार या वहाँ के राजा या गौटिया के घर में रहेगी। ये खोटी व्यवस्था इन्हें ने लागू किया। भारत देश में ऐसी छत्तीसगढ़ में इसी मराठा शासन ने लागू किया, अब लगातार चलता रहा। खोटी व्यवस्था के बारे में लंबा चौड़ा लेखक लोग लिखे हैं। बाकी हीरालाल शुक्ला भी अपने इसको बात में जिक्र किया है कि सबसे घृणित व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ये जो मराठा शासन ने लागू किया कि जो कहीं जगह नहीं है कि ये शादी के बाद में किसी दुल्हन को किसी राजा परिवार के घर में रहना है, ये व्यवस्था कहीं जगह लागू नहीं है, छत्तीसगढ़ में ही लागू हुआ है। ऐसे कहकर ये सामाजिक व्यवस्था। और आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था भी क्योंकि इन्होंने 12 प्रकार का कर लगाया। ये जमीन लेते थे तो अलग है, जमीन वगैरह लेते थे अलग है, इसके छोड़ के यहाँ के आर्थिक व्यवस्था में यहाँ के मजदूरों के लिए कानून बनाया और यहाँ के आदमियों के लिए 12 प्रकार का कर लगाया। उस टाइम मजदूरी क्या मिलता था? सुबह 8 बजे से लेकर आपको 6 बजे तक काम करना होता था और मजदूरी था 1 पैसा। मजदूरी था 1 पैसा या 2 काठा चावल। मजदूरी था 1 पैसा या 2 काठा चावल। महिलाओं के आधा पैसा और 1 काठा चावल। इस तरह उन्होंने मतलब व्यवस्था बनाया और यहाँ के श्रमिकों को 3 भागों में बांटा। यहाँ के श्रमिकों को 3 भागों में बांटा। 3 भाग में क्या है? नम्मू और पोद्दार और सौजीहा। नम्मू और पोद्दार के पास कुछ जमीन रहता था, परंतु सौजीहा के पास यहाँ किसी तरह का कोई जमीन नहीं होता था। गुरु घासीदास को सौजीहा वर्ग में रखा गया था। गुरु घासीदास इसीलिए कहावत कहा जाता है, लेखक लोग लिखे हैं कि एक गिरौदपुरी में मरार के यहाँ काम करते थे गुरु घासीदास जी, ऐसे करके लिखा गया है। इस तरह साथियों, और वो भी पेमेंट करते समय किसी तरह का कोई तुरंत पैसा दे दे ऐसा बात नहीं होता था, और कोई बहाना बनाया कोई सामान ले जाओ, कुछ और ले जाओ, ऐसे करके इनका मजदूरी को रोक दिया जाता था। इस तरह साथियों व्यवस्था इन्होंने किया। और कुंवार के महीना में भी, कुंवार के महीना से ही इनके जो करदाता लोग इकट्ठा जाते थे, गांव के में भर रहते थे, और जैसे धान कटाई होता था तो ये लोग लेकर चले जाते थे। ऐसा एक अंग्रेज लिखा है कि शायद विश्व में ऐसा अत्याचार जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ऐसा अत्याचार होता होगा, ऐसे कहकर एक अंग्रेज ने लिखा है इमैन्यू ने। क्योंकि इमैन्यू कौन था इसके बारे में जानना चाहिए कि इमैन्यू ने यहाँ 7 साल राज किया है। 1818 से लेकर 1827 तक इमैन्यू ने यहाँ राज किया है। तो साथियों, इस तरह के जो बड़े बड़े लेखकों ने हमारे बारे में जिक्र लिखे हैं, क्योंकि सभी बात को तो नहीं बताया जाता। तो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ऐसा इनका व्यवस्था था। और आध्यात्मिक व्यवस्था में वही देवी देवता वगैरह सबको पूजा करो, नहीं तो मारा जाता था। और टोन्ही प्रथा, महिलाओं को ताड़ना दिया जाता था। सती जबरन मतलब सती में डाल दिया जाता था, सती होना है कहकर कोई मरता था। तो इस तरह साथियों इस व्यवस्था
से गुरु घासीदास जी देख रहे थे। 1812 के बाद में जब यहाँ 700 घोड़ा को उन्होंने भगाया, 700 घोड़ा वालों को भगाया, उसी दिन से गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय शुरू हो गए। और उसी टाइम जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक उनके जब ये लोग काम कर रहे थे तो गुरु घासीदास जी ने पवित्र सरोवर दुल्हरा तालाब में खोदवाए हैं। पवित्र सरोवर दुल्हरा तालाब में जो खोदवाए हैं, आज तक किसी सरकार ने न किसी संस्था ने, समाज के संस्थाओं ने किसी तरह का मतलब उनके बारे में खोज खबर नहीं की है, खोज खबर नहीं किए और इसको गुरु घासीदास के अनुयायी को नहीं दिए। जो भी सुन रहे होंगे हमारे साथी लोग, वो दुल्हरा तालाब के बारे में सोचना चाहिए और उसको अपने जिस तरह से गिरौदपुरी है तो दुल्हरा तालाब के बारे में भी लेना चाहिए। इस तरह साथियों, इस तरह से बात गुरु घासीदास जी को जानते थे। और गुरु घासीदास जी ने मतलब शुरू से उनका मन में क्रांति भाव था और क्रांति भाव के नाम से फिर उन्होंने 26 जून 1820 को 26 जून 1820 को अपने अनुयायी को बुलाए। अनुयायी काफ़ी लोग थे, अनुयायी काफ़ी लोग बुलाए और बोले कि मैं 6 महीने के लिए तपस्या के लिए जाऊंगा। और 28 जून 1820 से गुरु घासीदास तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के लिए चले गए और फिर उन्होंने, चाहे मैं जीवित रहूं या न रहूं, ठीक 6 महीने बाद अर्थात 28 दिसंबर को आप लोगों को यहीं गिरौदपुरी में उपस्थित होना है, यहीं गिरौदपुरी में उपस्थित होना है। ऐसे कहकर उन्होंने अपने अनुयायी को बोले और फिर 28 जून को ही गुरु घासीदास जी ने अपना तपस्या के लिए चले गए और तपस्या करके वहाँ से फिर आए। साथियों, जब 28 जून को आए तो रहस्योदन के दिन मतलब 26-27 दिसंबर के दिन से ही ये जो लेखक है JMW, क्योंकि ये रेवेन्यू सेटलमेंट अधिकारी थे, यहाँ रेवेन्यू सेटलमेंट अधिकारी थे, ये अपने कुछ साथियों को लेकर उस गिरौदपुर में उपस्थित थे। JW जिसोल्म ने जो गुरु घासीदास जी के बारे में जो सबसे पहले लिखे हैं, उन्होंने गिरौदपुर में उपस्थित हो चुके थे। गिरौदपुर में उपस्थित के बाद में साथियों, गिरौदपुर में उपस्थित बारे में और कई लेखकों ने, कई अंग्रेज लेखक लोग ने, छत्तीसगढ़ी लेखक लोग भी गए होंगे और सभी ने 28 दिसंबर के बारे में उन्होंने लिखे हैं कि 28 दिसंबर के दिन, जिस दिन गुरु घासीदास जी जंगल से वापस आने वाले थे, तो उसके पहले से ही चारों तरफ का रास्ता पूरा मतलब कहाँ जा रहे हो तो गिरौदपुरी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तो गिरौदपुरी जा रहे हो, ऐसे कहकर सबके मन में मतलब सब वहीं जा रहे थे। जिसोल्म ने लिखा, जिसोल्म ने अपने लिखा है कि उस टाइम गुरु घासीदास के अनुयायी 2.5 लाख से 3 लाख वहाँ उपस्थित थे। उस टाइम यहाँ का जनसंख्या 5,71,000 था, उसमें 3 लाख लगभग गिरौदपुर में उपस्थित थे। जिसोल्म ने इस बात को लिखा। तो साथियों, उन्होंने जब वहाँ आए तो सभी ने उनका स्वागत किए और स्वागत करने के बाद में फिर गुरु घासीदास जी बोलना शुरू किए। गुरु घासीदास जी का पहले बोलना, उनका एक सिद्धांत को मैं बता रहा हूँ, ना कोई जन्म ऊंचा, ना कोई जन्म ऊंचा न नीचा है, ना कोई जन्म ऊंचा न नीचा है, विभाजन कर्म की रेखा उठाती है गिराती है, विभाजन कर्म की रेखा उठाती है गिराती है, विभाजित आचरण रेखा न ही वह नीच हो सकता, न ही वह नीच नहीं हो सकता जिसका कर्म ऊंचा है,
न ही वह नीच नहीं हो सकता जिसका कर्म ऊंचा है, न ही वह बड़ा नहीं हो सकता जिसका कर्म नीचा है, जिसका कर्म नीचा है। ये जो बात से गुरु घासीदास जी ने अपना उद्बोधन शुरू किए और उद्बोधन शुरू करने के बाद में उन्होंने बोलते बोलते हमारे लिए 60 उन्होंने संदेश दिए, 7 संदेश दिए। 7 संदेश में सबसे पहले उन्होंने बोले कि हमें नशा का त्याग करना चाहिए, मादक पदार्थ को, मतलब पूरा तरह हमारे समाज को, इतना बड़ा जो समाज है उसको त्याग कर देना चाहिए और मतलब आज से ही इसको त्याग दो, नशा पानी को। दूसरा, मांस, किसी तरह का मांस उसको खाना बंद कर दो, मांस को खाना को बंद कर दो। और तीसरा जो बात बोले कि आर्थिक और सामाजिक समानता, आज से छत्तीसगढ़ में आर्थिक और सामाजिक समानता का मैं घोषणा करता हूँ। इसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना होगा करेंगे। तो साथियों, पूरा झुंड के झुंड खड़ा होकर गुरु घासीदास जी के बारे में चिसोल में लिखा है कि सभी ने उनके बात को स्वागत किए कि आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक समानता का जब बात बोले। इसके बाद साथियों कि दोपहर के बाद गाय को नहीं जोतना चाहिए, गाय को हल में नहीं जोतना चाहिए और सतनाम ही हमारा प्रमुख संदेश है। ऐसे कहकर गुरु घासीदास जी ने 7 संदेश दिए और 7 संदेश में फिर सभी के मन में क्रांतिकारी भाषण थे उनका भाषण, और क्रांतिकारी भाषण के नाम से आर्थिक और सामाजिक समानता, आर्थिक और सामाजिक समानता। आज जो हमारी जो पार्टी भी सिर्फ इस बात को केवल एक ही पार्टी बोलती है, माननीय कांशीराम जी, आर्थिक और सामाजिक समानता के बारे में। इसके पहले ये गुरु घासीदास जी से पढ़े होंगे इतिहास या किन से पढ़े होंगे हमको ये नहीं मालूम है। बाकी गुरु घासीदास जी ने 1820 में 28 दिसंबर को गिरौदपुरी में इस बात को उन्होंने दोहराया। तो साथियों, जो आपके ज़मीन लिया है, जो किसी साहू का ज़मीन लिया है, कोई यादव का कोई ज़मीन लिया है, कोई आदिवासियों को जो ज़मीन लिया है, क्या ऐसे सिर्फ बोलने पे छोड़ देगा? क्या ऐसे तो बोलने पे ही छोड़ेगा नहीं, उसके लिए तो क्रांति करना पड़ेगा ना, क्रांति करना पड़ेगा। तो गुरु घासीदास जी ने इसके लिए फिर दूसरा राजधानी बनाए रतनपुर को। पहला राजधानी था गुरु घासीदास के अनुयायी के लिए गिरौदपुरी और दूसरा राजधानी बनाए रतनपुर को बनाए। और मैं पहले बोला हूँ कि वहाँ पवित्र सरोवर दुल्हतरा, जब भी हम जाते हैं या हम लोग 4-6 लोग जाते हैं किसी गाड़ी वगैरह में, तो जाते वक्त और आते वक्त 5 मिनट के दुल्हरा तालाब में जरूर घुसते हैं, पानी पीते हैं, फिर चले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर पानी बना पीते के वापस आते हैं। तो आज जो भी सुन रहे होंगे समाज के लोग, तो आज इतने साल 170 साल हो गया गुरु घासीदास जी के जाने के बाद, दुल्हरा तालाब को कोई गवर्नमेंट ने गुरु घासीदास का अनुयायी को नहीं सौंपा। हमें इसके लिए भी क्रांति करना चाहिए, हमें इसके लिए मांग करना चाहिए सरकार के पास में। क्रांति नहीं, लोकतंत्र में मांग कर लो, मिल भी सकता है। तो साथियों, इस तरह के जो बात, जब आर्थिक समानता की बात आई, तो आर्थिक समानता की बात में आपको बता दूं 1820 तक लेखक लोग पूर्वाग्रह रहे होंगे, कुछ भी रहेंगे, क्योंकि सतनामी, सूर्यवंशी और रामनामी के बारे में ही लिखे। उन्होंने क्या लिखा कि राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक और इधर जितने भी जो मैदानी क्षेत्र है, किसी भी दलित के नाम पे कोई जमीन नहीं था। यहाँ के बसाने वाला मैं पहला बोला, बाकी 1820 तक पूरा ज़मीन को हमारा हड़प कर उनको दे दिया गया या ले लिए, पूरा गरीब हो गया। हमारे बारे में चिसोल में लिखा है, चिसोल में लिखा है हमारे बारे में
कि ये लोग कैसे जीते हैं। इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, कैसे जीते हैं। और क्या लिखे हैं उन्होंने, बड़ा दुख भरी बात चिसोलम ने लिखे हैं कि ये जो माल गुजार लोग थे, कोई राजा थे, वो लोग इतना घोड़ाओं को इतना चना खिलाते थे, दाल या खिलाते थे, तो इनको गोबर के लिए इस समाज के लोग लड़ते थे और गोबर को लाकर धोकर कितना चावल निकलता रहोगा इसका उपयोग करते थे। ये मतलब मैं इसके लिए साथियों, मैं किसी समाज के बारे में बुराई नहीं करना चाहता। गुरु घासीदास जी के बारे में बोलने का हमारा उद्देश्य किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, राजनीति विशेष, सामाजिक संगठन या व्यक्ति विशेष पर किसी पर दोषारोपण करना या आक्षेप करना नहीं है। हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के जो कृतित्व, व्यक्तित्व के बारे में अवगत कराना है। हमारा उद्देश्य गुरु घासीदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में अवगत कराना है, जो अभी तक इतिहास के पन्ने में दबे हैं, इतिहास के पन्ने में दबे हैं। साथियों, आप सभी साथियों को विगत पीढ़ी द्वारा संचित ज्ञान, स्मृति का परिणाम यही है हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता, हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया है, हम नागरिक तभी बन सकते हैं जब अपने से पहले की पीढ़ियों के विचारों और संघर्षों से परिचित हो जाएं। हम अपने पहले पीढ़ियों के विचारों से परिचित हो जाएं। सभ्य मानव का एक ही उपाय है पठन पाठन पुस्तक, और इसमें सबसे बड़ी इतिहास सभी सीमाओं को लांघने का साधन है। इतिहास सभी सीमाओं का लांघने का साधन है। सर्वाधिक सुकुमल, निश्चल और साहसी लोग इतिहास के सभी युगों को जो मानव रत्न होंगे वही हमारा मित्र होंगे। इसलिए साथियों, हम पुराना इतिहास को खोज कर हमें पढ़ना चाहिए हम सबको, और जानना चाहिए कि हमारा विगत पीढ़ी ने हमें क्या किया है। तो साथियों, गुरु घासीदास जी ने 1820 से लेकर 1830 तक ये जो आर्थिक और सामाजिक समानता का आंदोलन किया, उन्होंने कई तरह का संघर्ष किए। सबसे पहले मैं आर्थिक संघर्ष के बारे में बता दूं कि आर्थिक समानता के बारे में गुरु घासीदास जी ने, किसी भी गांव के इनके अनुयायी द्वारा वो माल गुजारों को बोल दिया जाता था कि भाई ये हमारा ज़मीन है, आप इतने तारीख तक छोड़ देना, ये हमारा ज़मीन है, इतने तारीख तक छोड़ देना, ये आदिवासियों की ज़मीन है, इतने तारीख आप छोड़ देना, यो यादव को ज़मीन है, आप इतने तारीख तक छोड़ देना। जब नहीं छोड़ते थे तो उनको क्रांति का मतलब बिगुल बयाना पड़ता था, और वो क्रांति करते थे और उसको फिर दूसरा तरह से उनको भगाया जाता था। इस तरह से साथियों, छत्तीसगढ़ में जो 1820 तक जो भूमिहीन हो गए थे, गुरु घासीदास का मानना था कि भूखा पेट से किसी बात को समझ नहीं आएगा। जब तक आदमी भूखा रहेगा तो कितना भी मैं बात करूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने आर्थिक आंदोलन शुरू किया। अब आर्थिक आंदोलन में सदाव्रत एक आंदोलन शुरू किए थे। 1820 से बाद में सदाव्रत आंदोलन शुरू किए थे। तो सदाव्रत क्या है? तो सदाव्रत में निःशुल्क, हमारे गुरु घासीदास जी बोलते थे कि जब आओगे यहाँ मीटिंग में सुनने के लिए, या वहाँ के जमींदार को आपके हाथ में लेना है, तो आप जरूर एक आदमी के लिए और भोजन व्यवस्था करके आना। अर्थात आर्थिक नीति उनका यही था,
खुद अपने लिए तो खाना के लिए व्यवस्था करके आओगे, एक आदमी के लिए और एक्स्ट्रा लेके आना, ऐसे कहकर। और वहाँ जो मीटिंग में आते थे उस चावल को फिर और जो आम लोगों को निःशुल्क बांटा जाता था। सदा व्रत का आंदोलन का शुरुआत गुरु घासीदास जी ने किया था। और सदा व्रत जैसे मनुष्य भूखा नहीं रहेगा तो आदमी को सोचने का समय मिलता है। जब भूखा नहीं रहते थे और इस तरह से आंदोलन शुरू करते थे तो उन्होंने इतिहासकार ने लिखा, केवल एक ही बात लिखा उन्होंने, केवल सतनामी सूर्यवंशी रामनामी के बारे में लिखा। इन्होंने 362 गांव के बड़े मालगुजार हो गए, 362 बड़े मालगुजार हो गए। बाकी अन्य सभी को कुछ न कुछ हिस्सा मिल गया। अन्य सभी को, जितने गुरु घासीदास जी के समाज में चलने वाले अनुयायी थे, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या यादवों का था, सबसे ज़्यादा संख्या यादव लोगों का था, सभी को उसमें माल गुजारे में हिस्सा मिला। क्योंकि ये लोग जानते थे, इतिहासकार लिखने वाले मनुवादी लोग तो इतिहास लिखे हैं, तो मनुवादी लोग इतिहास लिखेंगे तो सही बात को नहीं लिखेंगे। केवल गुरु घासीदास सतनामी वर्ग का लीडर था, इसलिए सतनामी के बारे में लिख दिए और 362 गांव का माल गुजार बन गए। ये मतलब आर्थिक आंदोलन हो गया। अब आर्थिक में सामाजिक लिखित भी प्राय, लिखित को उल्टा पुल्टा, रतनपुर का राजा कोई रास्ता निकालता था तो वहीं पे गुरु घासीदास के अनुयायी उसको होली जलाता था, क्योंकि यही लिखित के द्वारा हमें गुलाम बनाया गया। जबरन हमसे दस्तखत करवा लेते थे, अंगूठा लगा लेते थे और यही हमारा ज़्यादा मालगुजारी में ज़्यादा पैसा लेते थे। यही हमारा मतलब गुलामी का मेन कारण है। कहके जो भी राजा का आदेश निकलता था लिखित विप्राय अर्थात आदेश या गजेटियर के सरकार का आदेश, उसको वहाँ गुरु घासीदास जी के लोग अनुयायी लोग होली जलाते थे। कितना बड़ा आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन के बारे में वो बोल दिए कि ये जो खोटी व्यवस्था है, ये खोटी व्यवस्था इन्होंने जो लागू किया है, अर्थात खोटी व्यवस्था के बारे में जो महिलाओं को शादी के बाद भेजना है, इसको कोई भी समाज के लोग किसी भी बनिया ठाकुर के यहाँ या मालगुजार के यहाँ नहीं भेजेगा। वो हमारे पास आए रिपोर्ट लेके। इस तरह से इस व्यवस्था को उन्होंने पूरा तरह सत्यानाश किया और पूरा तरह प्रतिबंध करा दिया। साथियों, और जैसे एक जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में उन्होंने एक कहानी, मतलब नहीं हकीकत बता रहा हूँ, कि इसी भेष पे मराठा शासन अर्थात भेषवा शासन के लोग, भोसले शासन के लोग एक गांव के मालगुजारी को लेकर गए कि यहाँ आपके इस मालगुजारी को छोड़ना है, यहाँ इस गांव के मालगुजारी को आपको छोड़ना है। कल से यहाँ अमुक राजा यहाँ मालगुजारी करने आएगा। तो सबसे पहले उसको देखा और उसके ऊपर में थूका बिना पड़े हुए और थूका, और इसके बाद में उसको पैर से रगड़ना शुरू किया। तो ये मराठा शासन के लोग बोले कि हम इसके शिकायत नागपुर के राजा से करेंगे। अरे जाओ, बोले नागपुर के राजा ने ही कहीं जगह जाओ, क्योंकि हमारा तो गुरु घासीदास जी हैं, गुरु घासीदास जी के रहते हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसे कहकर एक जिसको जमीन को हड़प रहे थे उसको बोला गया। इस तरह साथियों, गुरु घासीदास जी का आंदोलन 1820 तक और सभी को ज़मीन का हिस्सा मिला। और आगे चल के, क्योंकि समय कितना हुआ है, क्योंकि 1 घंटा का समय रहता है साथियों, इस गुरु घासीदास जी के बारे में मैं ये जो आयोजक मंडल को बोला हूँ कि मेरे को 3 एपिसोड में गुरु घासीदास जी के सिद्धांत को मैं समझा पाऊँगा। तो पहला एपिसोड है, 2 एपिसोड और होगा। तो साथियों, इस तरह से जो बात गुरु घासीदास जी के क्रांतिकारी आंदोलन 1820 से लेकर 1830 तक चला है, 30 तक चला है, उसमें यहाँ के आदमी को बहुत ही सुविधा प्राप्त हुआ। और ये लोग, और आपको बता दूं कि इसी टाइम 1818 से लेकर 6 जून 1830 तक यहाँ अंग्रेज ने शासन किया है। यहाँ 6 जून 1830 तक यहाँ के अंग्रेज ने शासन किया है।
अंग्रेज ने शासन करने के बाद में वो यहीं के लोग जब शासक थे तो यहीं जगह जगह कोई सुप्रिंटेंडेंट था, कोई यहाँ का बड़ा अधिकारी था, कोई पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी था। और तो उन्होंने लेखकों ने 20 लेखकों अंग्रेजों ने गुरु घासीदास जी के बारे में जिक्र किए। यदि कहीं पे केडर कैंप का जैसे व्यवस्था होता है, कहीं पे यदि गुरु घासीदास जी के कृतित्व के बारे में यदि केडर कैंप का कहीं पे व्यवस्था होता है तो उसमें किस लेखकों ने किस तारीख को क्या कहा और क्या बोले, इस तरह की बात गुरु घासीदास जी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा 1830 के बाद में। और फिर महिलाओं को ये जो सती प्रथा है, महिलाओं को सती प्रथा, महिलाओं को जबरन अत्याचार, जो कपड़ा आधा शरीर में पहनना है, सब उन्होंने बंद करवाया और बोले कि सब पूरा पहनो और सब बर्तन में अच्छा खाओ, क्योंकि आदेश था कि कोई भी सवजिया समाज के लोग किसी भी तरह के धातु के बर्तन को उपयोग नहीं कर सकते, धातु का बर्तन को उपयोग किए। और गुरु घासीदास जी के चलते इन्होंने, इसीलिए गुरु घासीदास को सबसे बड़ा उद्धारक, चिशोलम ने भारत देश में महिलाओं का सबसे बड़ा उद्धारक गुरु घासीदास को माना। और गुरु घासीदास जी के बारे में बाद में फिर उसी बात को लेकर दूसरे इतिहासकारों ने, जैसे सती प्रथा तो दूसरे के नाम पे गया, बाकी गुरु घासीदास के नाम पे नहीं आया। इतिहास का लिख रहा है कि और सभी में बराबरी का हिस्सा महिलाओं को गुरु घासीदास ने दिलवाया। इसीलिए आज भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि पुरुष के बराबर महिलाओं भी खेत में जाके बराबर पुरुष को सहयोग देती है। कोई प्रदेश में नहीं जाती महिलाओं लोग, बाकी छत्तीसगढ़ में ही ऐसा है कि गुरु घासीदास के काल से महिला बराबरी का हिस्सा है। और बराबरी के हिस्सा में लोग भी काम भी बराबर की तरह करते हैं और सामने काम करने के बाद घर में आते हैं। ये गुरु घासीदास जी का देन है। साथियों, इसी तरह उन्होंने सामाजिक को समानता लाने के लिए, सामाजिक में समानता लाने के लिए उन्होंने सखी मितान कहा था, सखी मितान महाप्रसाद इत्यादि का घोषणा किया कि सभी हम मित्र हैं, कोई किसी में नहीं है। आज भी सुनने को मिलता है कि उस महाप्रसादों है, उसका मितानो है। ये गुरु घासीदास जी का देन है। तो साथियों, आज मैं, टाइम कितना हो गया सर, मतलब 1 घंटे में? हाँ, अच्छा, तो मैं आप लोगों को 5 मिनट और मतलब समय लूँगा, क्योंकि 8 बज गया है। इसके बाद में 1830 से लेकर 1850 तक, क्योंकि गुरु घासीदास का जो परिनिर्वाण दिवस है वो 1850 तक है। 1831 से लेकर 1850 तक फिर नए एपिसोड, जैसे जिस दिन समय मिलेगा तो बताने की कोशिश किया जाएगा और बताया जाएगा। इसके बाद में गुरु बालक दास जी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि गुरु घासीदास जी का सिद्धांत क्या था, उन्होंने हमको और क्या क्या बोले हैं और क्या क्या हमारे लिए रास्ता बताए हैं, जो अभी तक इतिहास के पन्ने में दबा है। अभी तक 170 साल हो गया, किसी लेखकों ने या किसी आयोजक मंडल ने गुरु घासीदास जी का जो सिद्धांत है, गुरु घासीदास जी सिद्धांत को प्रचार नहीं करते। एक दिन जयंती मनाते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं। वो जितना जानते हैं उनमें हमें कोई दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। हम वो जितना यह है कि और यदि सुनना है आप लोगों को तो 2 एपिसोड नहीं तो कम से कम 1 एपिसोड में और सुनना है। क्योंकि जिस तरह से मैं एक उदाहरण बताऊं कि हमारे लिए मूर्ति पूजा का विरोध गुरु घासीदास जी ने वहीं पर घोषणा किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया और आज हम लोग मूर्ति पूजा के ही नाम से चल रहे हैं। तो मूर्ति पूजा के बारे में गुरु घासीदास जी लिखते हैं कि ये शीतला माता, ये देवी माता, ये सब चीज़, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो मराठा शासन ने यही बात तो हमको गुलाम बनाने के लिए अपनाया था, यही बात तो हमें गुलाम बनाने के लिए किया था कि ये देवी का अवस्थान है, कि ये मतलब ये जो वेद का सिद्धांत है, ये धर्म का सिद्धांत है। जिस तरह से एक सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, भागवत गीता में लिखा है, उसमें कृष्ण से कहवाया गया है कि किसी भी तरह से ब्राह्मण के पूंजी को नहीं लेना चाहिए।
भागवत गीता में किसी भी तरह से ब्राह्मण को पूंजी कृष्ण कहते हैं ऐसे लिखा गया है, क्योंकि ये विष से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। विष का तो उपचार हो सकता है, पर कोई पंडित का जो धन को कोई लिया जाएगा तो उसको किसी तरह से कोई उपचार का साधन नहीं है, ऐसे कहकर भागवत गीता में कृष्ण के द्वारा वो लोग कहवाए हैं। और हम लोगों को यही बात बताया जाता था कि जो भी आपकी स्थिति है वो देवी और भगवान का देन है। जो आप लोग अच्छे कर्म नहीं किए थे पिछले जन्म में, आपके पूर्वज ने अच्छा कर्म नहीं किया था, इसलिए मतलब आपको इस स्थिति में लाया गया है। ऐसे करके यही बात को गांव-गांव में हमारे हीन भावना हमारे मन में बसा दिया गया था। इसलिए इतने दिन तक किसी तरह का कोई गुरु घासीदास जी के पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ करता था और सब एक तरफ से काम करते थे। गुरु घासीदास जी ने इस बात को समझा और फिर इस सब बात को तोड़ दिया कि ये सब हमारा गुलामी का कारण है, इसको नहीं मानना है। ऐसे कहकर गुरु घासीदास जी ने बोला। तो साथियों, एक लेखक ने लिखा है, हीरालाल शुक्ला ही है, उन्होंने लिखा है कि मुझे बड़ा दुख लगता है कि इतने बड़े क्रांतिकारी आदमी को यहाँ के इतिहासकारों ने इनको सीमित दायरा में लगाकर एक जाति विशेष का गुरु बना दिए हैं। ये बड़ा दुख की बात है गुरु घासीदास जी के बारे में। और इतने बड़े कार्यकर्ता को जो सब समाज का हित चाहा, सब समाज के महिलाओं का हित चाहा, सब समाज के हित किया उन्होंने, उस समाज को सिर्फ सीमित समाज को लिए आज मानते हैं। ऐसे कहकर उन्होंने लेखक ने ही माना है कि ये मेरा बड़ा दुख की बात लगता है। तो साथियों, इस तरह की बात होते हुए, क्योंकि समय मतलब थोड़ा 5 मिनट लेट में शुरू हुआ था क्या सर? नहीं, तो 7 बजे शुरू हो गया था, मैं 10 मिनट ज़्यादा समय लिया हूँ। सुनने वाले जो भी साथी हैं सभी को मैं आभारी हूँ। और विशेषकर हमारे ओम प्रकाश खुसरो जी हैं, गंजीर साहब हैं, यहाँ के पोयाम साहब हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के बसपा को, सभी लोगों ने इसका आयोजन का व्यवस्था करवाए। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी साथियों को जय सतनाम, जय भीम, जय भारत।